कहते हैं कि आदमी की पहुंच उसकी पकड़ से आगे होनी चाहिए, वरना स्वर्ग किस लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग। जी। और आज हम भारत की वैश्विक पहुंच और उसकी असलियत के बीच के इसी फासले पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये चर्चा हाल ही में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में छिड़ी एक अहम बहस पर आधारित है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई एशले टेलिस के एक लेख से, इंडियाज ग्रेट पावर डिल्यूजन्स। काफी प्रोवोकेटिव शीर्षक है। हाँ, और फिर उस पर निरुपमा राव, ध्रुव जयशंकर, लीजा कर्टिस जैसे जाने माने विशेषज्ञों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर मेंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर के लिए। जी, और प्रीलिम्स के लिए भी। पर आम लोगों के लिए भी, जो समझना चाहते हैं कि दुनिया में भारत की जगह क्या बन रही है, ये दिलचस्प है। तो मूल सवाल यही है, क्या भारत की जो बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएं हैं वो यथार्थ पर आधारित है, या जैसा टेलिस इशारा कर रहे हैं, कुछ हद तक भ्रम है। बिल्कुल। और यहीं पर मतभेद उभरते हैं। कुछ मानते हैं कि भारत की रणनीति बहुत सोची समझी है, व्यवहारिक है। इसे सीमांत या लिमिनल शक्ति का दृष्टिकोण कहा जा रहा है। अच्छा। हाँ, और पूरी बहस इसी के इर्द गिर्द घूमती है। रणनीतिक स्वायत्ता, बहुध्रुवीय दुनिया की चाहत और अमेरिका या क्वाड के साथ रिश्तों की प्रकृति। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का वो समूह। जी, तो चलिए इसे खोलते हैं। टेलिस की मुख्य चिंता क्या है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, टेलिस का मूल तर्क ये है कि भारत की जो आकांक्षाएं हैं वो उसकी मौजूदा आर्थिक और सैन्य क्षमता से मतलब कहीं ज्यादा हैं। उनका मानना है कि भारत जिस रणनीतिक स्वायत्ता और मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया पर इतना जोर देता है, जी। वो आज की जो असलियत है, जहां अमेरिका और चीन दो प्रमुख शक्तियां हैं, उस संदर्भ में भारत को शायद अप्रासंगिक बना दे। और गठबंधनों से हिचक पर भी उनका सवाल है। हाँ, वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि भारत क्यों परंपरागत गठबंधनों से बचता है। लेकिन जाहिर है सब इस नजरिए से सहमत नहीं है। निरुपमा राव का नजरिया तो काफी अलग है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और यही ये बहस और दिलचस्प हो जाती है। राव कहती हैं कि भारत भ्रम में नहीं है, बल्कि वो एक सीमांत शक्ति है। सीमांत, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब एक ऐसी शक्ति जो जानबूझकर एक अनिश्चित स्थिति में है। वो किसी एक खेमे से पूरी तरह बंधना नहीं चाहती, ताकि अपनी आजादी और लचीलापन बनाए रख सके। अच्छा। वो भारत की जो भौगोलिक मजबूरियां हैं, चीन है, पाकिस्तान है, और जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है जैसे गुटनिरपेक्षता, हाँ। इन सब का हवाला देती हैं। साथ ही वो वितरित लाभ की रणनीति की बात करती हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण करना, अलग अलग देशों से हथियार खरीदना, क्वाड जैसे छोटे समूहों में शामिल होना। तो ये एक सोची समझी चाल है उनके अनुसार। हाँ। राव इससे कमजोरी नहीं बल्कि अनुकूल यथार्थवाद कहती हैं। मतलब आज की अनिश्चित दुनिया के हिसाब से ढलने की कोशिश। दिलचस्प। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? ध्रुव जयशंकर इसे कैसे देखते हैं? जयशंकर का नजरिया और भी ज्यादा यथार्थवादी या कहें जमीनी है। वो कहते हैं कि टेलिस शायद भारत के मकसदों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि दुनिया सिर्फ दो ध्रुवों में नहीं बटी है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका खुद भी आजकल अपनी वैश्विक भूमिका और प्रतिबद्धताओं को लेकर पुनर्विचार कर रहा है। सही बात है। तो जयशंकर के मुताबिक भारत की रणनीति तो अपनी असल चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है, जैसे चीन के साथ सीमा विवाद या सप्लाई चेन को बेहतर बनाना। तो इसके लिए भारत क्या कर रहा है? इसके लिए भारत घरेलू उत्पादन पर जोर दे रहा है, अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता ला रहा है और पड़ोसियों, मध्य पूर्व, इंडो पैसिफिक में काफी सक्रिय कूटनीति अपना रहा है। यानी ये जरूरत पर आधारित कदम है, ना कि सिर्फ दिखावा। लेकिन लिसा कर्टिस का नजरिया तो क्वाड पर बहुत केंद्रित है ना? हाँ बिल्कुल, कर्टिस की चिंता थोड़ी अलग है। वो कहती हैं कि ये जो बहुध्रुवीयता की बात है, ये असल में चीन और रूस जैसी शक्तियों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। और इससे नियमों पर आधारित व्यवस्था कमजोर हो सकती है। जी, उनका यही तर्क है। इसलिए वो मानती हैं कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाली जो इंडो पैसिफिक व्यवस्था है, उसका मजबूती से साथ देना चाहिए, और क्वाड इसमें सबसे अहम है। तो वो चाहती हैं कि भारत क्वाड में और सक्रिय हो। हाँ, वो जोर देती हैं कि भारत क्वाड में ज्यादा निवेश करे, सुरक्षा सहयोग बढ़ाए। उनका तर्क एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या बहुध्रुवीयता वाकई भारत के हित में है? ये तो बड़ा सवाल है। तो इन सब तर्कों के बाद टेलिस का क्या जवाब रहा? टेलिस अपने जवाब में मानते हैं कि हाँ, भारत कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो फिर इस बात पे जोर देते हैं कि चीन के साथ भारत की क्षमता का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है और आसानी से नहीं भरेगा। और अमेरिका के समर्थन पर उनका क्या कहना है? तो उनका कहना है कि अमेरिका का समर्थन भी सीमित ही रहेगा, क्योंकि भारत अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के साथ भी रिश्ते बनाए रखता है। वो एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं,
खरगोशों के साथ दौड़ना और शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करना। तो ये वही पुरानी दुविधा सामने आ जाती है, रणनीतिक स्वायत्ता बनाम गठबंधन की जरूरत। बिल्कुल। क्या भारत चीन को संतुलित करने के लिए जरूरी बाहरी समर्थन, खासकर अमेरिका से, हासिल कर सकता है, वो भी बिना अपनी रणनीतिक आजादी खोए? इसका कोई आसान जवाब तो नहीं लगता। नहीं। शायद एक रास्ता सहकारी रक्षा यानी कोऑपरेटिव डिफेंस जैसा कुछ हो सकता है, जहां औपचारिक गठबंधन ना हो पर आपसी सहयोग से क्षमता बढ़ाई जाए। लेकिन ये दुविधा सिर्फ भारत की नहीं है। ये दिखाती है कि आज की बदलती दुनिया में उभरती शक्तियों के सामने कितने मुश्किल विकल्प हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, एक तरफ टेलिस का संदेह है, दूसरी तरफ राव का सीमान शक्ति का तर्क, फिर जयशंकर का यथार्थवाद और कर्टिस का क्वाड पर फोकस। जी, जाता है सोचने के लिए क्या कि क्या भारत की ये जो सीमांत रहने की या रणनीतिक धैर्य दिखाने की नीति है, ये लंबे समय तक चल पाएगी, खासकर तब जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा हो, या फिर कोई ऐसा वक्त आएगा जब भारत को ज्यादा साफ और शायद ज्यादा मुश्किल विकल्प चुनने ही पड़ेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है, खासतौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों और वैश्विक मामलों में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए। जी। तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई और सवाल या विचार हैं इस विषय पर, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।